हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका विषय एकेडमी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में भी आप 67 बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए टॉप 30 क्वेश्चन देख रहे हो। हर एक क्वेश्चन के साथ उसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट बताया गया है, उसे भी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। जिस भी सवाल का जवाब नहीं पता हो उसे स्क्रीनशॉट लेकर याद करने की ज़रूर कोशिश करिएगा। देखते हैं पहला सवाल। बताना है आपको कि प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। मणिग्राम जो है वो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित यानी कि शिष्ट के बारे में बताना है कि चट्टान का प्रयोग होता था। देखिए, भारहूत मूर्तिकला जो है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी, भारहूत मूर्तिकला में हमेशा हरित स्तरित चट्टान का मतलब निशिष्ट का यूज होता था। ठीक है, उसके माध्यम से ही ये बनता था। भारहूत उस स्तूप के बारे में समझिएगा कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में जो ये मौर्य सम्राट अशोक थे उन्होंने ही स्थापित करवाया था। ठीक है, देखिए भारहूत से जो प्राप्त अवशेष मिला है ना, उसमें बुद्ध भगवान के जो पुनर्जन्म का जो मतलब जातक कथा वगैरह है, और दृश्य है, वृक्ष हो जाएगा, पुष्प है, जानवर वगैरह है, इन सब की आकृति वगैरह बनाई गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध किससे है? देखिए, बौद्ध, जैन और हिंदू, इन तीनों से है। ठीक है, बौद्ध से, जैन से, हिंदू से। ऑप्शन ई यहाँ पे सही है, समझिएगा। देखिए, महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में और एलोरा नामक स्थान पर यह गुफा मंदिर के लिए काफ़ी ज़्यादा यह फेमस है। यहाँ से बौद्ध की जो है ये 12 गुफा मिला है। कितना, ध्यान रखिएगा, कितना, 12 गुफा मिला है। इसमें एलोरा के बारे में अगर जानेंगे तो एलोरा में 17 ये गुहा मंदिर है। ठीक है, जिसमें से कि मैक्सिमम जो है ये इसके लिए राष्ट्रकूट के द्वारा जो मतलब बनाया गया था। ठीक है, इनमें कैलाश मंदिर का नाम आपने सुना होगा, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक बात जान लीजिए कि एलोरा में ये 5 जैन मंदिर भी मिलता है, दिया हुआ है, मतलब है वहाँ पे। ये भी एग्जाम में पूछता है, एलोरा में कितना, तो 5 जैन मंदिर है, ये ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि हक ए सर्व कर जो है ये निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है? नहीं, लगाया जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंचाई पर लगाया जाता था। देखिए, फिरोज शाह तुगलक जो थे ये प्रथम सुल्तान थे जिन्होंने सिंचाई पर हक ए सर्व लिया था। ठीक है, किस पर? सिंचाई पर लिया था। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 5 बहुत बड़े नहर का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने एक दीवान एक खैरात भी स्थापित किया था। अगर पूछ ले तो ध्यान रखना है कि दीवान ए खैरात किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। जो कि क्या होता था समझिए, जैसे मुसलमान में जो अनाथ स्त्रियां थी या फिर विधवा वगैरह थी, उनको आर्थिक सहायता देने के लिए, और निर्धन मुसलमान जो लड़कियां थी उनके विवाह की भी जो मतलब अरेंजमेंट करना होता था, उसके लिए ही दीवान ए खैरात की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ध्यान रखना है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि पारमिता का अर्थ क्या है? पारमिता नहीं, परामिता करके रहता है, परामिता। इसका अर्थ बताना है। देखिए, इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। मतलब समझिएगा कि जैसे जिनकी प्राप्ति के लिए ये बोधिसत्व प्रस्थ का जो इसका मतलब क्या होता है कि बौद्ध धर्म में इन गुण का मतलब विकास होना, जिसमें कि पवित्रता की प्राप्ति होना, कर्म को अच्छे से करने के लिए, पवित्र सही तरीके से करने के लिए ये परमिता शब्द का यूज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बताना है कि द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन प्रारंभ किया था, किसने किया था? ये वाला सवाल पीछे वाले लास्ट वाले क्लास में भी आपको बताया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए, वर्ष 1875 ईस्वी में, वर्ष 1875
75 ईस्वी में द बिहार हेराल्ड की प्रकाशन स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? तो अभी जो बिहार की राजधानी पटना है, पटना से हुआ था। ठीक है, यह बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था। कौन सा? तो अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला यह पहला अखबार था बिहार से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है, बताना है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, अब्दुल बारी। देखिए, अब्दुल बारी को 1946 में बिहार का जो दंगा पीड़ित वगैरह था उनके बीच अंग्रेजों ये गांधी जी के साथ मिलकर काम करने के लिए याद किया जाता है अब्दुल बारी को। समझिएगा, 1946 में जो बिहार में दंगा हुआ था उसमें महात्मा गांधी के साथ मिलकर वे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए थे लोगों का, इसीलिए अब्दुल बारी का नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। बाद बाकी आपका कुंवर सिंह और अमर सिंह ये दोनों भाई थे, और पीर अली, इनके बारे में समझिएगा कि 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह और उनके जो भाई ये अमर सिंह हैं उन्होंने भोजपुर से, ये दोनों कहाँ से? भोजपुर यानी कि आरा से, और पीर अली ये आपके पटना से 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किए थे, मतलब लीड रोल में यही रहे थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि गौतम बुद्ध की माँ का संबंध किस वंश से था। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? शाक्य वंश में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? तो कपिलवस्तु में हुआ था। उनकी माँ का नाम महामाया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलिय वंश की ये थी। ठीक है, कोलिय वंश की थी। आपको पता होना चाहिए कि इनकी जो माता है उनके निधन के बाद इनको कौन? इनकी मौसी, जो कि जिनका नाम प्रजापति गौतमी था, उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किनका संबंध चंपारण से नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण का संबंध। देखिए, चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, ठीक है, 17 में किसके? गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। इनमें ये आपके राजेंद्र प्रसाद सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह और JB कृपलानी, ये तीनों इनके मतलब शामिल थे, बट जयप्रकाश नारायण इससे संबंधित नहीं थे। तो जयप्रकाश नारायण के बारे में समझ लीजिए कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, इसमें जयप्रकाश नारायण ने काफ़ी अच्छा रोल अपना वहाँ पे निभाया था, वे काफ़ी एक्टिव थे यहाँ पे। नेक्स्ट है, लछुआर किस धर्म से संबंधित स्थल है और कहाँ पर स्थित है, बताना है। लछुआर, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, जैन धर्म से है और ये जमुई से संबंधित है। देखिए, यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा भव्य जैन मंदिर है। एक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जमुई जिले में स्थित यह जो स्थल है, यहाँ पर भगवान महावीर का ये जन्म स्थान भी है, ध्यान रखिएगा। एक मान्यता के अनुसार यह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विभिन्न संगठनों ने किस राज्य में तुलु को राजभाषा का दर्जा प्रदान करने और इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए एक अभियान आरंभ किया है, बताना है वो किस राज्य में, किस राज्य के संगठन ने? तो कर्नाटक ऑप्शन ए और ऑप्शन बी केरल। कर्नाटक प्लस केरल, इन दोनों की जो मतलब लोग हैं, राजभाषा, इसको राजभाषा दर्जा देने के लिए 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए एक ये अभियान आरंभ किया है। तुलु जो है एक ये भाषा है, कैसी? यह अगर पूछ ले तो द्रविड़ भाषा है, ध्यान रखिएगा। कौन सा? तुलु के बारे में आपको बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि अर्थ ओवरशूट डे 2021 कब मनाया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 29 जुलाई को मनाया गया। समझिएगा, पृथ्वी ओवरशूट दिवस की जो है ये ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क और ब्रिटेन के न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन है, उनके ही द्वारा रखी गई थी। अगर पूछ ले कि इसकी शुरुआत कब से की गई थी, तो 19 दिसंबर 1987 से 19 दिसंबर 1987 से इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है कि विजडन के द्वारा 2010 के दशक का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर किसे चुना गया? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब, विराट कोहली को चुना गया था। और समझ लीजिएगा कि इनको
1980 के दशक में, ठीक है, और 1990 के दशक में। 80 के दशक में कपिल देव को और 90 के दशक में सचिन तेंदुलकर को ये पहले भी ओडीआई क्रिकेट खिलाड़ी के लिए दशक के सर्वश्रेष्ठ ओडीआई क्रिकेटर के रूप में चुना जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैंड अप इंडिया योजना को वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था, जिसकी अवधि को हाल ही में सरकार ने कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो देखिए 5 अप्रैल 2016 को ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और इसे बढ़ाकर 2025 तक के लिए, ऑप्शन नंबर सी 25 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत जो है क्यों किया गया था? देखिए इसका उद्देश्य है कि आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना, ठीक है, और इसे 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि बताना है बिहार राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत के लिए अधिसूचना जारी किया था। यह चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, 11 चरणों में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ये भारतीय मुद्रा बाजार घटक है, बताना है। तो फ्रेंड्स इस वाले सवाल का जवाब आपको बताना है। अगर आपको इसका जवाब पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? देखिए मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा, चालू घाटा, खाता घाटा और निवेश की कमी, ये चारों जो हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम के रूप में हमेशा रहता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा सही जवाब, 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? पच्चीस सितंबर 2014 को ये शुरुआत इसकी हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण। समझिएगा भारत सरकार के द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण हेतु स्टार्ट किया गया था, ठीक है। देखिए इसमें जो है ना 7 तरह के टीका दिया जाता है। अगर पूछ ले वो कौन सा है तो समझिएगा, जैसे में आपका ये है डिप्थीरिया है, काली खांसी, टिटनस, क्षय रोग, पोलियो, हेपेटाइटिस और आपका एक बच रहा है कौन सा, खसरा। ये सारे इसके लिए मतलब टीका दिया जाता है किसके तहत? मिशन इंद्रधनुष के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताना है कि ड्यूटी ड्रॉ बैंक का आशय है, क्या आशय है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी करवाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस लोकसभा को यहाँ पे को 2 बार विस्तार किया गया? वो कैमा मतलब तीसरा था, चौथा था, 5वां या 6ठी लोकसभा का? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी टिक करना होगा, 5वीं लोकसभा का। क्योंकि देखिए 1971 से 77 का जो 5वां वाला लोकसभा का कार्यकाल रहा था, इस कार्यकाल को 2 बार एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बताना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन है वो हुआ था किस चीज़ के थ्रू? भारत के संविधान में संशोधन से, या फिर संघ के मंत्रिमंडल के निर्णय से, संसद द्वारा पारित अधिनियम से, या फिर भारत के राष्ट्रपति के आदेश से? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, संसद द्वारा पारित अधिनियम से। समझिएगा यह एक संवैधानिक निकाय है, ध्यान रखिएगा कैसा, संवैधानिक निकाय है, ठीक है। पूछता है एग्जाम में किस तरह का है, तो संवैधानिक निकाय है जिसका गठन महिलाओं के राष्ट्रीय मतलब आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया गया था, ठीक है। और इसके 2 वर्ष के बाद यानी कि 92 में ये इसका मतलब वो हुआ था, 92 से ये चालू है, ऐसे समझिए। राष्ट्रीय महिला आयोग का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं की संवैधानिक और जो कानूनी सुरक्षा है उसको मतलब सुनिश्चित करना होता है, उनकी शिकायत का सॉल्यूशन करना, महिलाओं को अच्छा जीवन जीने के लिए अगर कोई किसी तरह का कोई मतलब सलाह देना होता है तो वो सभी जो नीतिगत सलाह होता है
वो सरकार को सलाह भी देती है। कौन? तो राष्ट्रीय महिला आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में आरबीसी के बढ़ने से बीमारी हो सकती है। कौन सी बीमारी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पॉलीसार्थेमिया नामक बीमारी होती है रक्त में आरबीसी के बढ़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग आनुवांशिक नहीं है? देखिए, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, ये सारे आनुवांशिक रोग हैं। ठीक है, ये चारों है, तो ऑप्शन ई यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उपकरणों में से किसको रक्तचाप के मापन के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्फेग्मो मैनोमीटर को रक्तचाप के मापन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्बन परिवार यानी कि ग्रुप 14 के बारे में बताना है कि उसके अंतर्गत कौन नहीं आता। अगर जवाब पता हो तो आप अच्छे से बताइए, नहीं तो आप समझिएगा। देखिए, कार्बन परिवार का जो ग्रुप 14 है इसके अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मरकरी नहीं आता है। इस समूह के अंतर्गत ना मरकरी जो है ये 12 के अंतर्गत आता है। ठीक है, कार्बन परिवार में कार्बन हो गया आपका, सिलिकॉन है आपका, जर्मेनियम है, टीन है और ये लेड है, ये सारे आते हैं, ध्यान रखिएगा। और इस समूह का जो बाहरी कक्षा है उसमें अगर पूछे कि इलेक्ट्रॉन कितना होता है, पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन आपको ध्यान रखना है 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होता है। चमगादड़ जो है वो इस तरंग को सुन सकता है। अगर पूछेगा आपसे कि मानव जो सुनता है उसके बारे में बताइए, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच तक ये सुन सकते हैं मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट का बताना है कि आणविक सूत्र क्या है? बॉक्साइट के बारे में पता होना चाहिए आपको कि बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है। इसका आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? Al2O3, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी, Al2O3 × 2H2O होता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप ये क्रायोलाइट है, कोरंडम है, एल्युमिनियम है, क्लोराइट, ये कोरंडम और एल्युमिनियम जो है ये अन्य अयस्क ये भी होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि एल्कीन में कौन सा बंधन होता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, द्विबंध होता है। द्विबंध का मतलब समझिए, देखिए एल्केन जो होता है ना वो एकल बंध वाला होता है, एल्कीन होता है द्विबंध, और एल्काइन होता है आपका त्रिबंध वाला। ठीक है, अगर पूछे कि एल्कीन का जो सूत्र है वो क्या है, तो CN आपका हो जाएगा, CnH2n होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एल्केन के बारे में समझ लीजिएगा, एल्केन समूह जो है ये, जो एल्केन समूह का जो प्रथम हाइड्रोकार्बन होता है वो कौन सा होता है? तो मीथेन होता है। एल्केन के बारे में बताया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है ये। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रव बूंद का आकार गोलीय होने का कारण है, क्या कारण है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, पृष्ठ तनाव। द्रव का जो बूंद है उसका जो आकार गोलीय होता है वो क्यों होता है? तो पृष्ठ तनाव की वजह से वो गोलाकार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने 67वीं BPSC के लिए और CDPO जो कि आपका एग्ज़ाम होना है अभी, इसके लिए आपने टॉप 30 क्वेश्चन देखा। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है, अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट में आकर नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिए ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।